जी। चलिए दोस्तों, मैप्स IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। जो महाद्वीपों के क्रम में हल्के रूप में जो आपको लेखपाल वीडियो, दरोगा, सुपर टैट या टैट की दृष्टि से जो आपको एक श्रृंखला जो जारी की थी, जो महाद्वीपों से संबंधित थे, और इन महाद्वीपों से संबंधित जो भी आपके प्रश्न होंगे सभी प्रश्न आपके सॉल्व होंगे। तो एक समग्र रूप में फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों को मिलाकर के एक समग्र रूप में आपको वीडियो दिए जा रहे हैं, तो सरल भाषा में भी दिए जा रहे हैं। तो आइएगा, जो आज का जो आपको वीडियो दिया जा रहा है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। तो जो लेखपाल वीडियो या जो अन्य UP-SSC के जो एग्ज़ाम होंगे उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो आइएगा देख लेते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसकी थोड़ी कुछ लोकेशन ऐसे करके देख लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की कुछ लोकेशन ऐसे देखना है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ऐसे करके ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसकी लोकेशन आपको डायग्राम के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसकी लोकेशन ऐसे ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये डायग्राम है। ये डायग्राम में देखिएगा तो ये दक्षिणी अमेरिका जो बॉर्डर के अंदर वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है वो बड़ा सा स्थल खंड है, जिसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप नाम दिया गया है। और यहाँ से आएगा तो यहाँ से ये जो लोकेशन जुड़ी होगी, ये नॉर्थ अमेरिका जुड़ा होगा। ये नॉर्थ अमेरिका वाला क्षेत्र होगा, जो पनामा देश होगा। यहाँ पर ये पनामा देश जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संलग्न जो संरचना होगी वो इससे संबंधित संरचना है। तो आइएगा पहले इसके चारों ओर की थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं कि जो बड़े से स्थल खंड के चारों ओर हैं, तो चारों ओर में कुछ महासागर वगैरह से संलग्न होंगे। तो आइएगा इस क्षेत्र में ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये पश्चिमी तट है। तो ये पश्चिमी तट है। इस क्षेत्र में जो लोकेशन आपको मिलेगी वो पैसिफिक ओशियन की होगी, यानी कि पैसिफिक ओशियन है, यानी कि ये प्रशांत महासागर है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये जो भाग होगा, जो पूर्वी भाग होगा, ये वाली जो लोकेशन है ये अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन संलग्न है। और तो पूर्व में अटलांटिक महासागर संलग्न है। अब उत्तर में जाएंगे तो उत्तर में चूँकि अटलांटिक महासागर का ही भाग है, ये है कैरेबियन सी है। ये कैरेबियन सी वाला साग है, ये कैरेबियन सागर वाला भाग है, यानी कि उत्तर में कैरेबियन जो सागर है वो अटलांटिक महासागर का ही भाग है। अब तो जो लोकेशन आपको दिखाई गई है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर संलग्न है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर संलग्न है। और उत्तर में जो कैरेबियन सागर है वो अटलांटिक महासागर का ही भाग है। तो ये चारों ओर की लोकेशन आपने देख ली है। अब चारों ओर से देखिएगा, प्रारंभ करेंगे तो इस क्षेत्र में चारों ओर यदि लोकेशन देखते हैं तो चारों ओर लोकेशन में जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पर थोड़ा सा एक द्वीप ऐसे फैला हुआ है जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो नाम का द्वीप है। तो चारों ओर की लोकेशन देख लिए। चारों ओर की लोकेशन में तो यहाँ से देखिएगा तो ये वाली जो लोकेशन मिलेगी ये पनामा खाड़ी होगी, पनामा बे या गुल्फ होगी। ये वाला जो भाग है ऐसे तट से होकर के चले आएंगे तो यहाँ पर एक गर्त मिलेगी, यानी कि पेरू या चिली गर्त। तो ये पेरू और या चिली गर्त है। तो यहाँ पर ये पेरू चिली गर्त मिलेगी। तट से होकर के अभी हम महाद्वीप के चारों ओर थोड़ा सा घूम लेते हैं और कुछ लोकेशन देख लेते हैं। तो ये पेरू चिली गर्त मिलेगी, ऐसे तट से होकर के चले आएंगे। तो ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसका ये मुख्य स्थल है। नीचे एक छोटा सा एक द्वीप है और यहाँ बगल में, यानी कि नीचे जो दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु पर और जो द्वीप है उसके बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है मैगलन जल संधि है। तो ये मैगलन जल संधि है। तो मैगलन जल संधि का संबंध दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से है। तो जो मैगलन जल संधि है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जबकि जो छोटा सा द्वीप है जिस पर चिली और अर्जेंटीना दोनों का अधिकार है, टेरा डेल फ्यूगो नाम का एक द्वीप है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य भाग को टेरा डेल फ्यूगो वाले द्वीप से अलग करती है। तो जल संधि का काम ही होता है दो जलीय भागों को जोड़ना और दो स्थलीय भागों को अलग करना।
तो ये मैगलन नाम की एक जल संधि मिली। मैगलन नाम के एक समुद्री यानी कि यात्री थे, इन्होंने इस जल संधि को खोजा था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था मैगलन जल संधि। तो इस मैगलन जल संधि के इस क्षेत्र में जाएंगे तो ऐसे छोटे छोटे द्वीप फैले होंगे, इन द्वीप को नाम दिया जाता है फाकलैंड। ये फाकलैंड नाम के ये द्वीप हैं। ये फाकलैंड द्वीप छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, इनकी द्वीप समूह के रूप में हैं। फाकलैंड की लोकेशन इसलिए आपको बता रहे हैं कि आगे जाकर के एक ठंडी जलधारा आएगी, फाकलैंड नाम की एक जलधारा होगी जिसका संबंध अटलांटिक महासागर से होगा। फाकलैंड द्वीप फाकलैंड नाम की एक जलधारा है जो ठंडी जलधारा है, इसलिए हम फाकलैंड द्वीपों की लोकेशन आपको दिखा रहे हैं। ऐसे अटलांटिक महासागर में जाएंगे तो ये खाड़ियाँ, तो यहाँ पर बहुत सारी खाड़ियाँ हैं, 3 प्रमुख खाड़ियाँ हैं। उनमें से ये जो खाड़ी है, ये जो खाड़ी है इसका नाम है रियो डी ला प्लाटा। ये रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी है, मुख्य खाड़ी है। तट से होकर के ऐसे जाएंगे तो ये वाला जो है ये माउथ ऑफ अमेजन है, माउथ ऑफ अमेजन यानी कि अमेजन नदी का ये मुहाना मिलेगा। तट से आएंगे तो कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर से तट से होकर के आएंगे तो एक वेनेजुएला नाम का देश है, तो वेनेजुएला नाम की एक खाड़ी होगी। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये वेनेजुएला की खाड़ी है और इसी वेनेजुएला की खाड़ी का जो जलीय भाग है, जो आंतरिक भाग में दिखाई दे रहा है, उसका नाम है मराकाइबो नाम की एक झील है। तो ये वेनेजुएला की खाड़ी होगी। ये वेनेजुएला बे या गुल्फ है, इसी का भाग है। ये वाला वेनेजुएला खाड़ी है, इसी का भाग होगा। आगे झीलों के रूप में आपको दर्शा जाएंगे, मराकाइबो नाम की एक झील है। और आगे जाएंगे तो इस क्षेत्र में जो पनामा की खाड़ी है वो प्रशांत महासागर का भाग है। यहाँ पर भी एक खाड़ी होगी जिसका नाम है डैरियन की खाड़ी या डैरियन बे या गुल्फ, जो किसका भाग है, कैरेबियन सागर का भाग है। और कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का भाग है। तो ये चारों ओर की लोकेशन हमने आपको दे दी है। तो कुछ लोकेशन में जो आपको आउटर लाइन में आपको जो दिया गया है, उसके बाद अफ्रीका जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसके आंतरिक भाग में चलते हैं तो लोकेशन में थोड़ा सा और देख लेते हैं। इस क्षेत्र से आएंगे तो इस क्षेत्र में 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा इससे होकर के गई हुई है। ये भूमध्य रेखा इसके उत्तरी भाग से गई हुई है। और यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग से होकर के गुजरी हुई है। और नीचे जाएंगे तो ये 23 1/2 साउथ की है, जिसको नाम दिया जाता है मकर रेखा। यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से होकर के 2 रेखाएं गुजरी हुई हैं, एक का नाम है विषुवत रेखा और दूसरी का नाम है मकर रेखा। तो 2 रेखाएं होकर के इस महाद्वीप से होकर के गुजरी हैं। तो ये 2 रेखाएं हैं। तो आउटर लोकेशन आपको जानकारी दे दी है। अब चलते हैं आंतरिक भाग में। तो पहले लोकेशन देख लेते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो प्रमुख जो पर्वतीय क्षेत्र है उनकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसका ये पश्चिमी तट है और पश्चिमी तट के सहारे ऐसे एक लंबी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ऐसे करके ये लंबी पर्वत श्रृंखला है और उस लंबी पर्वत श्रृंखला को नाम दिया जाता है एंडीज माउंटेन है। एंडीज कार्डिलेरा के नाम से भी इसे जाना जाता है, एंडीज पर्वत। जो एंडीज पर्वत है वो लंबाई के आधार पर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण में दिशा में यानी कि ये फैली हुई है। तो ये जो विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, ये विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज पर्वत है, इस एंडीज पर्वत पर कुछ चोटियां हैं। उन चोटियों का क्रम देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध चोटियां भी हैं। तो एंडीज पर्वत पर जो मुख्य चोटियां फैली हुई हैं, इस क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है कोटोपैक्सी। ये कोटोपैक्सी नाम की एक चोटी है। इसी के नीचे आएंगे तो एक चोटी मिलेगी जिसका नाम है
चिम्बारेजो नाम की चोटी है, चिम्बारेजो नाम की चोटी है। इस क्षेत्र में आएंगे तो डेल सलादो नाम की एक चोटी है। और इस क्षेत्र में आएंगे तो ये जो चोटी है इसका नाम है अकांकागुआ। ये चार प्रमुख जो चोटियाँ आपको एंडीज पर्वत पर दिखाई दे रही हैं, ये जो एंडीज पर्वत पर दिखाई दे रही हैं कोटोपैक्सी, चिम्बारेजो और डेल सलादो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले सक्रिय ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं, जिनमें से कोटोपैक्सी और चिम्बारेजो ये जो दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं ये इक्वाडोर में अवस्थित हैं। ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ये इक्वाडोर देश में अवस्थित हैं और दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और इनमें से जो चिम्बारेजो है वो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये चिम्बारेजो जो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा तो कोटोपैक्सी और चिम्बारेजो एंडीज पर्वत पर इक्वाडोर देश में अवस्थित सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनमें से चिम्बारेजो विश्व का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा आइएगा तो जो डेल सलादो नाम का ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। ये डेल सलादो नाम का जो ज्वालामुखी है वो अर्जेंटीना देश में अवस्थित है। और अब आइएगा तो जो अकांकागुआ, जो अभी आपका जो टेट वाला एग्जाम हुआ था, जो आउट हुआ है पेपर, उसमें इसी चोटी से प्रश्न बना है। अकांकागुआ नाम की चोटी एंडीज पर्वत पर अवस्थित है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ है। यानी कि पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, यानी कि ये सर्वोच्च चोटी है, ये सर्वोच्च चोटी है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, एंडीज पर्वत पर अवस्थित सबसे ऊंची चोटी है। और यह जो चोटी है वो अर्जेंटीना देश में अवस्थित है, यानी कि जो अर्जेंटीना देश है उस देश में यह चोटी अवस्थित है। तो जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत पर ये चार प्रमुख चोटियाँ आपको दर्शाई गई हैं। उत्तर से दक्षिण यदि इनका क्रम आएंगे तो कोटोपैक्सी, चिम्बारेजो, डेल सलादो और दक्षिण में अकांकागुआ है। और भी बहुत सारी चोटियाँ हैं, प्रमुख चोटी को हमने लिया है। तो जो एंडीज पर्वत है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसका जो उदाहरण है वो न्यू फोल्डेड माउंटेन, यानी कि नवीन मुर्दार पर्वत का ये उदाहरण है। और इस पर्वत श्रृंखला पर जो वन पाए जाते हैं उनको स्थानीय भाषा में एंडीज पर्वत पर पाए जाने वाले वनों को मोंटाना वन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एंडीज पर्वत है इस पर जो वन पाए जाते हैं स्थानीय भाषा में उसे एक नाम दिया जाता है मोंटाना वन। तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, प्रमुख चोटियाँ, वन पाए जाते हैं मोंटाना वन हैं और ये नवीन मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा अब अन्य क्षेत्र में आएगा तो इस क्षेत्र में आएंगे तो इस क्षेत्र में जो उत्तरी वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र में आएंगे तो गुयाना उच्च भूमि है, गुयाना हाईलैंड है, यानी कि HL लिख रहे हैं, उच्च भूमि है। इस क्षेत्र में आएंगे तो ऐसे लंबी एक पर्वत श्रृंखला फैली होगी जिसका नाम है ब्राजीलियन हाईलैंड है। ये ब्राजीलियन उच्च भूमि है, ब्राजीलियन हाईलैंड है। तो ये प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित हैं, इनमें से जो प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज पर्वत है। गुयाना उच्च भूमि का इतना महत्व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में नहीं है। ब्राजीलियन जो उच्च भूमि है ये मुख्य रूप से जो उत्पादन होता है ये पूरे विश्व में लौह अयस्क उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी है। तो नवीन पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत है, पुरानी पर्वत श्रृंखला ब्राजीलियन उच्च भूमि है। जो ब्राजीलियन है तो ब्राज़ील देश में अवस्थित है और लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध है। गुयाना उच्च भूमि का इतना महत्व नहीं है। तो ये प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित हैं। इसके अलावा अब आइएगा तो जो पठारों की लोकेशन जो आपको डायग्राम से दिखा रहे हैं
यहाँ जो प्रमुख पठारी क्षेत्र हैं वो आपको रेड कलर से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये वाला जो पठारी क्षेत्र है, जो माटो ग्रासो नाम का पठार है, माटो ग्रासो, ये माटो ग्रासो नाम का ये पठार है जिसका संबंध ब्राज़ील देश से है। माटो ग्रासो जो पठार है वो ब्राज़ील देश में अवस्थित है। ऐसी कुछ इसकी विशेषता नहीं है। झाड़ियाँ वगैरह यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं, पठारी क्षेत्र है। इसके अलावा इस क्षेत्र में आएगा तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये बोलीविया नाम का एक पठार फैला हुआ है। बोलीविया नाम का एक पठार है, तो ये बोलीविया नाम का पठार है। बोलीविया नाम का जो पठार है ये मुख्य रूप से जो टिन होता है, यानी कि एसन यानी कि जो टिन होता है उसके भंडार और उत्पादन के लिए ये बोलीविया देश में ही प्रसिद्ध है। यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो टिन का उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है वो बोलीविया का पठार है, बोलीविया देश में अवस्थित है। इसके अलावा आइएगा तो जो एंडीज पर्वत है इस क्षेत्र में ऐसे अर्धचंद्राकार रूप में एक पठार भी फैला हुआ है और यह पठार भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से वनडे एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये वाला जो पठार है इसका नाम है पैटागोनिया। ये पैटागोनिया नाम का एक पठार है। तो जो पैटागोनिया पठार का संबंध है वो गिरिपदीय पठार का उदाहरण है और मुख्य रूप से जो अर्जेंटीना देश है इसमें इसका विस्तार है और साथ साथ में पठारी क्षेत्र है। तो जो पठारी क्षेत्र है चूँकि दक्षिण में अवस्थित है, जिस कारण से यह जो पठार है ये मुख्य रूप से भेड़ पालन के लिए अर्जेंटीना देश में और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये प्रसिद्ध है। तो भेड़ पालन का कार्य पैटागोनिया के पठारी क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा यह जो पठारी क्षेत्र है ये शीत मरुस्थल का उदाहरण है। तो पैटागोनिया का पठार गिरपदीय पठार का उदाहरण है, भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है और साथ साथ में क्या है, ये शीत मरुस्थल का उदाहरण भी है। अर्जेंटीना देश से इसका संबंध है। तो ये तीन प्रमुख पठारी क्षेत्र आपको दिख रहे हैं। माटो ग्रासो का पठार ब्राज़ील देश में है, बोलीविया का पठार बोलीविया देश में ही है और जो पैटागोनिया का जो पठार है वो अर्जेंटीना देश में अवस्थित है। इसके अलावा आइएगा तो जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक विश्व प्रसिद्ध मरुस्थल है और जो विश्व प्रसिद्ध जो मरुस्थल है उस मरुस्थल को देखिएगा। इस क्षेत्र में ये जो पेरू देश है और चिली देश है, पेरू और चिली देश में ऐसे करके एक मरुस्थल फैला हुआ है और मरुस्थल का नाम है अटकामा। ये अटकामा नाम का मरुस्थल है। तो जो अटकामा मरुस्थल है इसका विस्तार पेरू में है और चिली देश में है, यानी कि पेरू और चिली देश में इस मरुस्थल का विस्तार है। अटकामा नाम का मरुस्थल है। जो अटकामा नाम का जो मरुस्थल है विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है, यानी कि ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा मरुस्थल है? अटकामा नाम का मरुस्थल है जिसका विस्तार पेरू और चिली देश में है और यह पूरे विश्व में जो तांबा है वो तांबा या कॉपर उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक चुक्वी माटा विश्व प्रसिद्ध तांबा उत्पादन की खान है। तो चिक्वी माटा नाम की खान जो विश्व में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जो अटकामा जो मरुस्थल है विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है, ड्राइएस्ट डेजर्ट है। इस मरुस्थल में जो चिली देश है, चिली देश का एक शहर अवस्थित है जिसका नाम है अरिका। जो अरिका देश है उसे घोस्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि भूतों का शहर। किस शहर को? अरिका नाम के शहर को नाम दिया जाता है। तो भूतों का शहर का संबंध अटकामा मरुस्थल से है। चिली देश का वो यानी कि जो अरिका नाम का जो शहर है वो चिली देश का है। अरिका शहर इसे नाम दिया जाता है, घोस्ट सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। मरुस्थल का विस्तार पेरू और चिली देश में हो गया है। चिक्वी माटा विश्व प्रसिद्ध तांबा उत्पादन की खान है। तो ये जो विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है, तो पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक ही मरुस्थल है जिसका नाम है अटकामा मरुस्थल है। अब इस मरुस्थल के अलावा यानी कि पर्वत हो गए हैं,
पठारी क्षेत्र हो गया है, मरुस्थल हो गया है। अब इसके अलावा यहाँ पर आइएगा तो जो विश्व प्रसिद्ध घास के मैदान यहाँ पर अवस्थित हैं। तो जो घास के मैदान हैं, जो यहाँ पर घास मैदान है, घास मैदान को दो भागों में यहाँ पर बांट लिया जाता है। एक घास का मैदान तो होगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और जो दूसरा होगा वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो पहले हम आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाने से पहले हम आपको नाम लिखे दे रहे हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है, एक का नाम जो है लानोज करके है, लानोज घास का मैदान है। दूसरा जो है वो कंपोस कटेंगा घास का मैदान है, कंपोस कटेंगा है। और जो तीसरा है वो ग्रान चाको है, ग्रान चाको। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 3 उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जिनका नाम है लानोज, कंपोस कटेंगा और जो तीसरा है उसका नाम है ग्रान चाको। अब इनकी लोकेशन थोड़ी देख लीजिएगा। जो लानोज घास का मैदान है उसका विस्तार ये जो वेनेजुएला देश है यहाँ पर इसका विस्तार है, यानी कि ये लानोज घास का मैदान है। ये लानोज घास का मैदान है जिसका विस्तार वेनेजुएला देश में है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अब आइएगा कंपोस कटेंगा। तो यहाँ पर ये जो घास के मैदान का विस्तार है इसका नाम है कंपोस। ये कंपोस कटेंगा ये घास का मैदान है जिसका संबंध ब्राज़ील देश से है। और जो ग्रान चाको घास का मैदान है उसका विस्तार इस क्षेत्र में है। ये वाला जो क्षेत्र है ये ग्रान चाको घास का मैदान है। तो ये ग्रान चाको घास का मैदान है जिसका विस्तार जो बोलिविया है, अर्जेंटीना है और जो पराग्वे नाम का देश है। तो मुख्य रूप से अर्जेंटीना और पराग्वे देश में ग्रान चाको घास का मैदान है। तो जो लानोज घास का मैदान है, लानोज घास का मैदान का संबंध किससे हो गया है? वेनेजुएला देश से हो गया है। कटेंगा कंपोस का संबंध हो गया है ब्राज़ील देश से हो गया। ग्रान चाको का विस्तार मुख्य रूप से 2 देशों में है। एक देश का नाम है पराग्वे और दूसरे का नाम है अर्जेंटीना नाम का देश है। तो जो ग्रान चाको जो घास का मैदान है इसको एक विशेष नाम से भी जाना जाता है, हंटिंग लैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो ग्रान चाको घास का मैदान है इसे हंटिंग लैंड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व का शिकारगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ग्रान चाको घास का मैदान है उसे हंटिंग लैंड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 प्रमुख घास के मैदान हैं जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। देश आपको बता ही दिए हैं और महाद्वीप का नाम क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ही नाम है। अब आइएगा जो एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और इस घास के मैदान का नाम है पंपास। ये पंपास घास का मैदान है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का नाम क्या है? पंपास घास का मैदान है। ये जो पंपास घास का मैदान है इसका विस्तार इस क्षेत्र में यानी कि अर्जेंटीना देश में ये इसका विस्तार है। पंपास घास मैदान है ये पंपास घास का मैदान। तो इस पंपास घास के मैदान का संबंध अर्जेंटीना देश से है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो प्रमुख जो घास के मैदान हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित ये प्रमुख घास के मैदान हो गए हैं। अब देखिएगा यहाँ पर तो पर्वत हो गए हैं, पठार हो गए हैं और मरुस्थल हो गया है, चोटियाँ हो गई हैं और प्रमुख घास के मैदान, यानी कि प्राकृतिक संरचना के रूप में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित ये संरचना हो गई है। इसी क्रम में आपको जो झीलें हैं और जो नदियां हैं उनके बारे में आपको जानकारी इसी क्रम में आपको ही दे रहे हैं इसी में, ठीक है। तो आगे आइएगा तो जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो प्रमुख झीलें हैं उन प्रमुख झीलों में चूँकि 3 प्रमुख झीलें हैं और इन 3 प्रमुख झीलों में एक क्रम से देख लीजिएगा। जो 3 प्रमुख झीलें हैं,
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो 3 प्रमुख झीलें हैं उन झीलों का एक क्रम देखना है। तो एक झील तो ये जो मराकाइबो नाम की झील है, मराकाइबो नाम की जो झील है जिसका संबंध वेनेजुएला देश से ही है। 2 प्रमुख झीलें और हैं, तो उन झीलों की लोकेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आगे आइएगा, तो ये जो वेनेजुएला की खाड़ी जो ऊपर आई थी, ये वेनेजुएला की खाड़ी है, वेनेजुएला की खाड़ी का ही भाग है और इस झील का नाम है मराकाइबो। ये मराकाइबो नाम की झील है। मराकाइबो जो झील है वो वेनेजुएला की खाड़ी का ही भाग है, वेनेजुएला देश में अवस्थित झील है। और यह जो झील है, यह झील वेनेजुएला देश में खनिज यानी कि खनिज तेल उत्पादन की दृष्टि से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और वेनेजुएला जो देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रमुख खनिज तेल उत्पादक देश भी है। और मराकाइबो नाम की झील है और मराकाइबो नाम का एक यानी कि शहर भी है, बंदरगाह शहर भी है। तो मराकाइबो जो शहर है वो मराकाइबो झील के तट पर अवस्थित है, खनिज तेल निर्यातक बंदरगाह भी है। तो मराकाइबो नाम की झील और मराकाइबो नाम का बंदरगाह शहर भी है। इसके अलावा इस क्षेत्र में आइएगा, इस क्षेत्र में तो एक झील मिलेगी जिसका नाम है टिटिकाका। ये टिटिकाका नाम की झील है। जो टिटिकाका नाम की जो झील है इसका जो संबंध है यानी कि यह जो झील है वो पेरू और जो बोलीविया है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर अवस्थित झील है। तो टिटिकाका जो झील है वो पेरू और बोलीविया की सीमा पर अवस्थित ये झील है और विश्व की एकमात्र ऐसी झील भी है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित नौगम्य नौ परिवहन झील है। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित नौगम्य नौ परिवहन झील का नाम क्या है? टिटिकाका नाम की झील है। इसके अलावा अब आइएगा आगे, तो जो बोलीविया नाम का देश है वहाँ पर एक छोटी सी झील है जिसका नाम है पोपो नाम की झील है। ये पोपो नाम की झील है। इसी झील के नीचे एक रेड लैगून नाम की एक झील है। तो इन दोनों झीलों का संबंध किससे हो गया है? ये बोलीविया नाम के जो देश है उससे हो गया है। तो पोपो और रेड लैगून नाम की जो झीलें हैं वो बोलीविया देश में अवस्थित हैं। ठीक है। इसके अलावा इस क्षेत्र में आएगा तो ब्राज़ील में एक छोटी सी झील है इस क्षेत्र में। ठीक है, इस क्षेत्र में है यानी कि सान पोटास यानी कि सान पोटासी नाम की या सान पैटोस नाम की एक ये झील है। तो इसका संबंध ब्राज़ील देश से संबंधित है। चूँकि तटीय क्षेत्र में अवस्थित झील है इसका संबंध अटलांटिक महासागर से भी है। तो ये लैगून झील का उदाहरण भी है। तो ये प्रमुख जो झीलें हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित प्रमुख झीलें हैं। इन झीलों के क्रम में आइएगा तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं उन नदियों में जो विश्व प्रसिद्ध जो नदी है उसका नाम देखिएगा। जो विश्व प्रसिद्ध नदी और लंबाई के आधार पर विश्व की दूसरी और अफवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी है और नदी का नाम है अमेजन। ये अमेजन नाम की नदी है। तो जो अमेजन नदी है उसका जो उद्गम होता है वो पेरू देश में लैगी विलफेरो नाम की एक झील है जहाँ से उसका उद्गम होता है। पहली नदी उत्तर की ओर बहती है, फिर यानी कि विषुवत रेखा के समानांतर ब्राज़ील देश में बहती हुई डेल्टा बनाती हुई और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी और अपवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि जो अमेजन नदी है उसकी लगभग 1000 से भी ज़्यादा सहायक नदियां हैं। तो अपवाह क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी है। उनमें से कुछ सहायक नदियों को देख लेते हैं। जो इसकी सबसे लंबी नदी है, सहायक है, उसका नाम है मडीरा। एक नदी इस क्षेत्र से आएगी उसका नाम है नीग्रो। तो दो चूँकि हम प्रमुख नदियाँ आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं
और यदि आवश्यकता हो तो इससे पहले वीडियो डाले गए थे, वहाँ जाकर के देख लीजिएगा, तो बहुत सारी नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ दिखाई गई होंगी। अभी हम आपको वनडे एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपको दे रहे हैं। तो अमेजन नदी की 2 प्रमुख सहायक नदी हैं जो उत्तर से आकर के मिलती है, इसका नाम है, जो उत्तर से आकर के मिलती है नीग्रो है, और दक्षिण से जाकर के मिलती है उसका नाम है मडीरा। और मडीरा जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें से सबसे लंबी नदी का नाम मडीरा नदी है। अब उसके बाद आइएगा इस क्षेत्र में एक नदी और ऐसे जाकर के बहेगी, ऐसे जाकर के, और यहाँ जाकर के गिर जाएगी। नदी का नाम है ओरिनिको। ये ओरिनिको नाम की नदी है। वेनेजुएला देश से वेनेजुएला जो देश है वहाँ पर जो घास का मैदान था जिसका लानोज नाम था, लानोज घास के मैदान से बहती हुई और गुयाना देश से बहती हुई आगे जाकर के जो अटलांटिक महासागर का भाग कैरिबियन सागर है यहाँ पर गिर जाती है। और इस नदी की एक छोटी सी सहायक नदी जिसका नाम है कैरो। कैरो नदी पर विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, हम चूँकि डायग्राम में आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ओरिनिको नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजल जलप्रपात है। चूँकि मुख्य जो लोकेशन है ओरिनिको नदी की एक सहायक नदी जिसका नाम है कैरो, कैरो नदी पर अवस्थित है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है एंजल जलप्रपात है। तो ओरिनिको के लोकेशन में हम आपको ओरिनिको नदी के यानी कि तट पर दिखा रहे हैं, यानी कि ओरिनिको नदी पर हम आपको एंजल जलप्रपात दिखा रहे हैं। ऑप्शन जैसे दिया हो, ऑप्शन में आप देख लेना। तो एंजल जो जलप्रपात है वो वेनेजुएला देश में अवस्थित जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है एंजल जलप्रपात। एक एंजल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस जलप्रपात को खोजा था और अपने नाम पर इसे नाम ही दे दिया था एंजल जलप्रपात। तो ओरिनिको नाम की नदी होगी, अमेजन नाम की नदी हो गई है। इसके अलावा इस क्षेत्र में आइएगा तो इस क्षेत्र में एक नदी बहेगी ऐसे करके, इस क्षेत्र से निकलेगी और यहाँ जा कर के गिर जाएगी। नदी का नाम है पराना नदी है। और जो पराना की एक जो सहायक नदी है वो ऐसे करके यहाँ जा कर के गिर जाएगी, यानी कि मिल जाएगी। तो ये पराना है और इस नदी का नाम है पराग्वे नदी। तो पराना और पराग्वे नदियाँ, ये 2 प्रमुख नदियाँ हैं। मुख्य नदी है पराना जो रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में मुहाना बनाती है, और पराग्वे नदी पराना में जाकर के गिर जाती है। चूँकि यह नदी डिटेल में जाएंगे तो यह पराना और पराग्वे नदियाँ की कई सहायक नदियाँ भी हैं और कई देशों के बीच में इनकी सीमा रेखा भी बनाती है। इस नदी पर ब्राज़ील देश में, यानी कि पराना पर ब्राज़ील देश में यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है इतायपू नाम का एक बांध बनाया गया है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध है, ब्राज़ील देश में बनाया गया है पराना नदी के, यानी कि पराना नदी के तट पर, यानी कि पराना नदी पर बनाया गया है। तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ हैं। इस क्षेत्र में आएंगे तो इस क्षेत्र में छोटी छोटी नदियां हैं लेकिन उनका इतना महत्व नहीं है। और इस क्षेत्र में आएंगे तो एक नदी और एक छोटी सी मैगडलिना नाम की नदी है। तो ये इस क्षेत्र में मैगडलिना नाम की नदी है। तो चूँकि मुख्य नदी है वो अमेजन नदी है, पराना और पराग्वे नदी है। तो ये प्रमुख जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की ये प्रमुख नदियाँ हो गई हैं। इसके पहले आपको प्रमुख झीलें आपको दिखा दी गई हैं। अब आइएगा तो यहाँ पर जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी चूँकि यहाँ से होकर के गई थी, ऐसे विषुवत रेखा होकर के गई थी, 0 डिग्री देशांतर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा यहाँ से होकर के गई थी। तो जो अमेजन नदी है वो विषुवत रेखा के समानांतर ब्राज़ील देश में बहती हुई और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। चूँकि यह नदी विषुवत रेखा के समानांतर बहती है, तो अब विषुवत रेखा के समानांतर जब ये नदी बहती है तो कुछ विशेषताएं देखिएगा। विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होती है।
तो विषुवत-रेखीय क्षेत्र में चूँकि वर्ष भर वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है, तो इस क्षेत्र में विषुवत रेखा है, तापमान भी अधिक है, वर्षा भी वर्ष भर होती है। तो यहाँ पर जो संवहनीय वर्षा होती है और ये जो दोनों कारक हैं, ताप और वर्षा, वो वनस्पति के विकास में सहायक ये दोनों कारक हैं, जिस कारण से यानी कि वनस्पति का विकास उस क्षेत्र में अधिक होता है जिस क्षेत्र में ताप और वर्षा अधिक होती है, जिस कारण से वनस्पति का यहाँ विकास अधिक होता है। यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। तो अमेजन नदी के अफवाह क्षेत्र में सघन, सदाबहार और ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष पाए जाते हैं, विषुवत रेखीय वनों के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में चूँकि इस क्षेत्र में सघन, सदाबहार और ऊंचे वन पाए जाते हैं, जो यहाँ पाए जाने वाले वन हैं उनको एक विशेष नाम दिया जाता है। इन वनों को विशेष नाम ही दिया जाता है। इन वनों को नाम दिया जाता है सैलवास वन के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो जो सैलवास वन हैं जो ब्राज़ील देश में पाए जाते हैं, अमेजन नदी के अफवाह क्षेत्र में पाए जाने वाले वन हैं, जिनको नाम दिया जाता है सैलवास वन, इन्हें नाम दिया जाता है। चूँकि वनस्पति इतनी सघन है, सदाबहार है कि जो ऊपर से यदि सैटेलाइट से इसका अवलोकन करें तो नीचे की ज़मीन बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगी। एक छाते के समान ऐसी संरचना दिखाई देगी पूरे सघन सदाबहार वनस्पति की। तो जिस कारण से सैलवास वनों को एक विशेष नाम और दिया जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, यानी कि विश्व का फेफड़ा। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील देश में अमेजन नदी में के अफवाह क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उन्हें सैलवास वन नाम दिया जाता है और एक विशेष उपाधि दी जाती है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, यानी कि विश्व का फेफड़ा भी इन्हें कहा जाता है। तो चूँकि सघन सदाबहार वनस्पति है, तो जिस कारण से चूँकि इस क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति है, इस प्रकार की वनस्पति होने के कारण यानी कि जो जीव जंतु हैं उनका आश्रय भी बनते हैं। तो जो जंगली जीव जंतु हैं उनका ये यानी कि बृहद आवास भी है, आश्रय भी है। तो विभिन्न प्रकार की वनस्पति की प्रजातियां और विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की प्रजातियां जिस किसी क्षेत्र में पाई जाती हैं उसे नाम दिया जाता है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। तो जैव विविधता जो विश्व में सर्वाधिक है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है, ब्राज़ील देश में पाई जाती है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। और जो सैलवास वन होते हैं इनकी जैव विविधता विश्व में सर्वाधिक, यानी कि विभिन्न प्रकार की वनस्पति की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, जिस कारण से विश्व में ज़्यादा जैव विविधता इस क्षेत्र की है, यानी कि ब्राज़ील देश अमेजन नदी बेसिन क्षेत्र की है। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र अमेजन नदी का अफवाह क्षेत्र है और मुख्य रूप से जो अफवाह क्षेत्र है वो ब्राज़ील देश में है। तो ब्राज़ील देश की जैव विविधता विश्व में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये प्रमुख नदियां हैं। तो ये प्रमुख नदियां हैं इस क्षेत्र में। ये डायग्राम के माध्यम से आपको नदियों के बारे में, झीलों के बारे में जानकारी आपको दे दी गई है। ये जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के समानांतर जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर ही एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है गालापैगोस। गालापैगोस नाम का एक द्वीप है और इस द्वीप पर इक्वाडोर देश का अधिकार है। तो जो गालापैगोस नाम का एक द्वीप है विषुवत रेखा पर अवस्थित है, इक्वाडोर देश के अधिकार में ये द्वीप है। तो ये प्रमुख जो प्राकृतिक संरचना है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित जो प्राकृतिक संरचना है, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। और ब्राज़ील चूँकि जो प्रमुख देश है वो ब्राज़ील देश है। जो ब्राज़ील देश है, जो ब्राज़ील यहाँ पर ये लोकेशन है,
ये ब्राज़ील देश है। ये वाली पूरी लोकेशन दिख रही है। जो ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील देश है चूँकि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश तो है ही, और जो विश्व में जो इसका स्थान लगता है वो जनसंख्या के यानी कि जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 5वां सबसे बड़ा देश है। ये 5वां यानी कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश ब्राज़ील देश है। क्योंकि यहाँ पर जो 2 देश होंगे, एक तो चिली देश है और एक इक्वाडोर देश है। इन 2 देशों की सीमा ब्राज़ील से संलग्न नहीं है। बाकी जितने भी देश हैं, ठीक है, यहाँ से फ्रेंच गुयाना हुआ, ठीक है, और भी देश हैं यहाँ पर फ्रेंच गुयाना हुआ, सूरीनाम हुआ, गुयाना हुआ, ये वेनेजुएला हुआ, ये कोलंबिया नाम का एक देश है, कोलंबिया हुआ, इक्वाडोर हुआ, ये पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना है, और यहाँ पर पराग्वे है, यहाँ पर उरुग्वे है। तो जितने भी देश हैं, ठीक है, लगभग जितने भी देश हैं, सभी देशों की राजधानियाँ तट पर अवस्थित हैं, मुख्यतः तट पर अवस्थित हैं। तो जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया ये तट पर अवस्थित नहीं है, आंतरिक भाग में है, और अधिकतर देशों की राजधानियाँ तट पर अवस्थित हैं। तो आप चाहें तो एटलस से इनकी राजधानी वगैरह आप देख लीजिएगा। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, जो प्राकृतिक दृश्य आपको दिखा दिए गए हैं, राजधानी वगैरह आप एटलस से देख सकते हैं। तो राजधानी भी इम्पोर्टेंट हैं। तो ब्राज़ील जो जैसे सांपों का देश कहा जाता है, ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ऐसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को यानी कि पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ब्राज़ील को सांपों का देश के नाम से इसे जाना जाता है। तो सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम है ब्राज़ील देश है। तो ब्राज़ील देश में चूँकि एक लोकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्राज़ील देश में, तो ब्राज़ील देश में विशेष रूप से आइएगा तो ब्राज़ील देश ही मुख्य है। तो ब्राज़ील देश में चूँकि इटाबीरा नाम की जो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि पर एक इटाबीरा नाम की लौह अयस्क की खान है। तो इटाबीरा ब्राज़ील की लौह अयस्क की खान है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अमेजन नदी के तट पर एक ब्राज़ील का एक शहर है जिसे नाम दिया जाता है मनोस, जहाँ पर निग्रो नदी मिलती है वहीं पर है। ये मनोस नाम का एक शहर है, मनोस शहर है। तो चूँकि अमेजन नदी के तट पर अवस्थित है और यह जो मनोस नाम का शहर है जो प्राकृतिक रबड़ संग्रहण का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है। तो प्राकृतिक रबड़ संग्रहण कहाँ पर होता है? ब्राज़ील के शहर मनोस में होता है। इसके अलावा जो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि पर जो पाए जाने वाले जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उनको एक विशेष नाम दिया जाता है। कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। तो ये कॉफ़ी के बागान हैं फजेंडा। तो ब्राज़ील में पाए जाने वाले, चूँकि विश्व में सर्वप्रथम बागानी कृषि की शुरुआत ब्राज़ील देश में हुई थी, तो जो कॉफ़ी के बागान हैं ब्राज़ीलियन उच्च भूमि पर पाए जाने वाले कॉफ़ी के बागान, जिन्हें एक विशेष नाम दिया जाता है फजेंडा, इन्हें नाम दिया जाता है। और यहाँ पर तट के समीप आइएगा तो यहाँ पर एक साओ पौलो नाम का एक शहर मिलेगा। यहाँ पर तट के समीप यहाँ पर एक सेंटोस नाम का एक शहर मिलेगा। यहीं पर एक रियो डी जेनरो नाम का एक शहर मिलेगा। तो ये 3 प्रमुख शहरों की लोकेशन जो ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील की राजधानी तो आंतरिक भाग में है, यहाँ पर है ब्राज़ीलिया, लेकिन जो विश्व प्रसिद्ध शहर हैं मनोस है जो प्राकृतिक रबड़ संग्रहण का प्रमुख केंद्र है। साओ पौलो को एक विशेष नाम दिया जाता है, विश्व की कहवा मंडी के नाम से इसे जाना जाता है। कहवा मंडी, साओ पौलो को विश्व की कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है। जो सेंटोस नाम का शहर है, बंदरगाह है, इसे एक नाम दिया जाता है कहवा पत्तन के नाम से इसे जाना जाता है। तो विश्व का एकमात्र कहवा पत्तन सेंटोस
विश्व की एकमात्र कहवा मंडी साओ पोलो है। और जो रियो डी जेनेरो है ये चूँकि विश्व प्रसिद्ध शहर है, पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलन, फीफा वर्ल्ड कप या जो अन्य सम्मेलन होते हैं वो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में होते ही रहते हैं। तो इसके अलावा चूँकि यहाँ की ये सांस्कृतिक राजधानी भी है, तो भव्य नगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो प्रसिद्ध शहर पूरे विश्व में रियो डी जेनेरो नाम का जो शहर है ब्राज़ील का शहर है। इसके अलावा आइएगा तो जो ब्राज़ील के अलावा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो दूसरा सबसे बड़ा देश होगा उसका नाम है अर्जेंटीना नाम का देश है। ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो अर्जेंटीना क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो ये चूँकि जो आपको लोकेशन या डायग्राम जो आपको दिए गए हैं यानी कि शॉर्ट रूप में आपको ये डायग्राम दिया गया है। विस्तृत रूप में यदि आपको और जानकारी होगी तो प्राकृतिक का वीडियो अलग डला होगा, राजनीतिक का वीडियो अलग डला होगा। इस प्रकार से अलग अलग वीडियो विस्तृत रूप से पहले ही आपको दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आपको एक ही वीडियो में प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों जोड़ करके आपको ये वीडियो दिया गया है, जो UP-SSSC की दृष्टि से बहुत उपयोगी भी है, टैट और सुपर टैट की दृष्टि से भी उपयोगी है। जैसे टैट में अभी एक प्रश्न यहाँ से आया था, अकांकागुआ नाम की चोटी आई थी। तो इसी दृष्टि से आपको जो मैप है, मैप सेक्शन में यानी कि कलेक्ट करके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो प्राकृतिक दृश्य या जो कुछ भी यानी कि जानकारी है वो आपको दे दी है। इसी क्रम में आगे भी आपको वीडियो दिए जाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।